है ना, और हवा ऊपर यहीं पे उठता है ना, तो जहाँ पे ये ऊपर उठेगा वहीं पे मोटाई ज़्यादा होगा ना, समझ। जय हिंद सभी को, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी पीवाईक्यू 360 डिग्री ऑप्शन एनालिसिस सीरीज में, जहां हम यूपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्न और उसके ऑप्शन का 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, जहां से यूपीएससी हर साल 20 से प्लस क्वेश्चन और उसके थीम को एज इट इज रिपीट कर देता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, या फिर आईएएस का एग्जाम हो गया, अगर इन सब एग्जाम के क्वेश्चन का एनालिसिस ढंग से कर ले बच्चा, तो +20 +30 नंबर अदर बच्चे के तुलना में वो ज़्यादा लाएगा। क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंड सेट को हमें समझना होगा, और उसके माइंड सेट को समझने के लिए हमें यूपीएससी में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यू हैं, लगभग 40,000 प्लस पीवाईक्यू का ऑप्शन, प्लस उसका जो भी सही आंसर है, प्लस उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, हर चीज को 1 बाय 1 करके देखेंगे। और टोटल ये चीज यूट्यूब पे ही चलेगी, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन लगाए हुए हैं यूपीएससी का, और ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है दोस्तों। सीडीएस का जब पेपर करवाएंगे तो फिर वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में रिपीट किया गया है। अभी हम कदम कदम वाइज चलेंगे। पहले यहाँ पे यूपीएससी का पेपर देखेंगे, उसके बाद फिर सीएपीएफ, उसके बाद या फिर यूपीएससी के बाद सीडीएस कर लेंगे, ठीक है। जो भी एग्जाम ज़्यादा नज़दीक होगा उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपीएससी का बच्चे हो तो सिर्फ आप ही को फ़ायदा होगा। अगर जो भी यूपीएससी वाला है, तो यूपीएससी वाला सीडीएस का क्वेश्चन अगर लगा के जाता है, अगर सीडीएस के क्वेश्चन का ऑप्शन एनालिसिस करके जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे बच्चे के तुलना में 20 से 30 नंबर का बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट एग्जाम में दिखेगा। और ये चीज़ आपको, ये जब सीरीज ख़त्म होगी, आई डोंट नो ये सीरीज कितने लंबे चलेंगे, और मैं आप सबको प्रोमिस करता हूँ, आप सब कहीं भी देखोगे इस सीरीज का कम से कम मार्केट में 7,000 रुपये प्लस, 7,000 रुपये प्लस कीमत है। और हम ये पूरा सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नो एनी सिंगल रुपीज़, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, एक कॉपी और एक कलम, ठीक है, ये लेके आराम से बैठो, और जहाँ पे जो लिखा रहे हैं वो सब कुछ लिखते जाओ। हम पहले करेंगे क्या, जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच से सोल्व हो सकता है वो अप्रोच देखेंगे। उसके बाद इसके सही आंसर देखेंगे। फिर इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे इसमें तो ऑप्शन एनालिसिस का कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन एनालिसिस का गुंजाइश होगा उस सारे क्वेश्चन का ऑप्शन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसमें ऑप्शन एनालिसिस कर सकते हैं। घाघरा कहाँ से निकलती है, गोमती कहाँ से निकलती है, इसका सहायक क्या है, ये सारे कुछ देखेंगे। ये पूरा सीरीज ही है, मंथन सीरीज, जहाँ पे यूपीएससी पीवाईक्यू का अच्छे से मंथन करेंगे। आप लोग से एक ही निवेदन करते हैं, डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, और डेली जो भी टास्क मिलता है वो टास्क को अटेंड कीजिए, और जो भी HW मिलता है उसको कंप्लीट करिए। हम आपके साथ हैं, सूरज सिंह आपके साथ अंतिम सफ़र तक साथ रहेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने से पहले इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो इसको करते हैं इरेज। आप लोग एक पेन और पेपर निकाल लीजिए, और जब तक क्लास नहीं ख़त्म हो, जहाँ पे जो लिखाते जाएंगे वो सब एज इट इज़ लिखते जाइएगा, क्योंकि जब आप लिखिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। और कुछ कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी बेस होते हैं, तो वो सब भी देखेंगे। अगर हम आज का पहला क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने का आपको मिल रहा है 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़िए। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, पार्थिव विकिरण के तुलना में आगामी, आगामी मतलब क्या, इनकमिंग, वहां पे यूपीएससी ने लिख दिया है इनकमिंग विकिरण। अभी एक बात बताइए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कह क्या रहा है। भले थोड़ा सा देर लग सकता है, देर मतलब क्या कि हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे तो मे बी थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन भले देर लग सकता है, लेकिन आपको क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्थिव विकिरण के तुलना में आगामी सौर विकिरण, वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। मतलब पार्थिव विकिरण के तुलना में
आगामी जो सौर विकिरण होता है ना, उससे बोल रहा है सौर विकिरण से जो आने वाली है उससे वायुमंडल अधिक गर्म होता है। चलिए इसको समझते हैं कैसे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे है सूरज, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा धरती, ठीक है, और इस बीच में है कहीं पे वायुमंडल, ठीक है, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत में यहाँ पे देखिए, आप जहाँ पे लिख रहे हैं ना वहाँ पे लिखिए। ओजोन परत में करता क्या है, ओजोन परत यहाँ से जो पराबैंगनी किरण आता है, सूरज से जो भी पराबैंगनी किरण आता है उसको ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेता है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे अगर ऐसे लिखिएगा ओजोन परत, ओजोन परत क्या करता है, जल्दी बताइए क्या करता है। ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेता है। वही अगर ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो डायरेक्ट सूर्य का विकिरण हमारे पृथ्वी पे आ जाएगा, जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा है। इसलिए ओजोन परत जरूरी है। तो ओजोन परत क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या कहते हैं, जैसे इससे सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, इससे सोलर रेडिएशन आ रहा है, ऐसे आया सोलर रेडिएशन कहाँ पे, धरती पे, ठीक है, धरती पे सोलर रेडिएशन आ चुका है। अब एक बात देखो, जब सूर्य का विकिरण धरती पे आता है तो वो बोलता है कि इससे ज़्यादा गर्म होता है। और अगर यहीं पे कथन 2 को देखें, ये तो कथन 1 था, कथन 2 देखते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। अभी ये कहना क्या चाह रहा है उसको समझाते हैं। अभी यहाँ पे मानते हैं ये है सन, ये क्या है सन, यहाँ से इसका रेडिएशन निकला और ये ओजोन मंडल को पार करके धरती पे आया। अब जब ये धरती पे आता है ना, ये वाला जब ये किरण धरती पे आ रहा है तो इसको कहते हैं लघु विकिरण। क्या कहते हैं, लघु विकिरण। यहाँ पे लिखो, ये आप लिख सकते हो, सूर्य से आने वाली किरण क्या होती है, लघु विकिरण। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या कहेंगे, लघु विकिरण। और हमेशा ध्यान रखिए, लघु विकिरण से हमारी पृथ्वी गर्म नहीं होती है। अब ये कैसा पॉइंट है, ये बोल रहे हैं कि लघु विकिरण जो आती है ना सूर्य से, उससे हमारा पृथ्वी गर्म नहीं होता है। पृथ्वी गर्म कब होता है, जब ये लघु विकिरण यहाँ पे आ गया ना, ये धरती पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया है। अब ये वापस भी जाता है, ये विकिरण जब वापस जाता है तो वायुमंडल में क्या रहता है, CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस, यही कह रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग के अच्छे अवशोषक हैं। जब, अब देखिए ये दीर्घ तरंग क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दीर्घ तरंग। दीर्घ तरंग क्या कहता है, देखिए जब यहाँ से सूर्य से किरण आता है ना, जब सूर्य से किरण आ रहा है तो ये है लघु किरण, ठीक है, लघु। लेकिन जब ये धरती से जाता है ना, जब धरती से वापस जाता है तो ये कहलाता है दीर्घ, दीर्घ विकिरण। समझ में आया, दीर्घ विकिरण कौन सा है और लघु विकिरण कौन सा है। तो आप जल्दी से समझ सकते हैं कि लघु विकिरण और दीर्घ विकिरण में गर्म कौन कर सकता है। आप लोग को अभी तुरंत बताए कि लघु विकिरण जो है, सूर्य से जो किरण आता है उससे पृथ्वी गर्म नहीं होती है। पृथ्वी गर्म होती है जब ये किरण टकरा के वापस जाता है ना, जब ये किरण टकरा के वापस जाता है तो CO2 रहता है यहाँ पे, CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस इसको क्या करता है, यहाँ पे ऐसे कंबल का काम करने लगता है, ये ऐसा मोटा परत कंबल जमा देता है। तो अब बताइए ये निकल पाएगा गैस, नहीं निकल पाएगा। ये जो तरंग है इसमें ट्रैप हो जाएगा, ये दीर्घ विकिरण जो है ना इसमें ट्रैप हो जाता है और यहाँ पे ये पूरा गर्म कर देता है। तो ये क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए, पार्थिव विकिरण के तुलना में आगामी सौर विकिरण वायुमंडल, आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। सही है या गलत, ये गलत स्टेटमेंट है। कैसे गलत स्टेटमेंट है, देखिए, पार्थिव विकिरण के तुलना में आगामी सौर विकिरण से, आगामी सौर विकिरण, इस वाले लाइन को पढ़िए, यहाँ से आगामी सौर विकिरण, आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल गर्म नहीं होता है, अभी तुरंत बताए हैं, जबकि यहाँ पे कह रहा है उससे अधिक गर्म होता है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत और ये ऑप्शन हो गया सही, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग के अच्छे अवशोषक हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब है ये, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन को काट दिए, दूसरा ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन 1 सही नहीं है, जब किंतु ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन डी हो गया। तो यहाँ से क्या क्या सीखने के लिए मिला आपको, जल्दी बताइए। आप
नोट किए या नहीं किए? नहीं किए तो हम करवाते हैं, अब करवाते हैं नोट। अब लिखिए यहाँ पे, जहाँ पे कॉपी बनाया ना वहाँ पे लिखिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट दोस्तों, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये जो 40,000 प्लस क्वेश्चन है ना, ये 40,000 प्लस का जो सीरीज है, इसमें तो आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। जितने भी जीएस का पेपर है ना, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा। पहला लघु विकिरण, उम्मीद है आप सबको ये दिख रहा होगा, ठीक है, और आप सब भी नोट कर रहे होंगे। हालांकि ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी नोट कीजिए। लघु विकिरण किसको कहते हैं? देखिए, सूर्य से, लिखते जाइए मेरे साथ, सूर्य से आने वाली तरंग लघु विकिरण कहलाता है। लघु विकिरण कहलाता है, ठीक है। अब यहीं पे लिखिए, इससे पृथ्वी क्या होती है? गर्म नहीं होती है, नहीं होती है। अब ये वाला जो नोट है ना, ये जो हैंड नोट हम लिख रहे हैं, ये आपको एज इट इज टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो उसको ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारा कुछ मिल जाएगा। अब देखिए, इससे तो पृथ्वी गर्म नहीं होती है, तो पृथ्वी फिर किससे गर्म होती है? चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम दीर्घ विकिरण, ठीक है, दीर्घ विकिरण। अभी दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, लघु विकिरण क्या है, दीर्घ विकिरण क्या है। अब क्वेश्चन तो हम एक अभी किए हैं, क्वेश्चन तो एक ही किए हैं, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट कितना देख लिए। एक कॉन्सेप्ट ये, दो कॉन्सेप्ट ये, CO2 वाला कॉन्सेप्ट देखे, ओजोन परत वाला कॉन्सेप्ट देखे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे। ऐसे करवाने का तो हम तुरंत बता सकते हैं, 1 का D, 2 का C, ऐसे तुरंत करवा सकते हैं। उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें ना आपका फ़ायदा है। और जो देखिए, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना, आप ही बताइए। इसलिए तो हम सबसे अलग हैं। आप ऑप्शनल की वीडियो को देखिएगा ना, या फिर जो भी सब्जेक्ट हम करवाए हुए हैं, देखिए कैसे वहाँ पे ना अलग इंस्टीट्यूट से अलग है। तो ये दीर्घ विकिरण क्या है? दीर्घ विकिरण उसको कहते हैं, सूर्य से, या फिर जो तरंग, लिखिए यहाँ पे, जो तरंग पृथ्वी से वापस जाती है, पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस जाती है, वह कौन सा तरंग है? दीर्घ विकिरण। वह दीर्घ विकिरण है। जस्ट वेट 1 मिनट। वह दीर्घ विकिरण है, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे ही वायुमंडल गर्म होता है, इससे वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है, ये लिख लिए ना। अब वायुमंडल को गर्म करने वाला कारक कौन सा है? वायुमंडल को गर्म करने वाला कारक कौन सा है, बताइए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखिए, पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। ये ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ये गर्म कर देता है वायुमंडल को, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं एंड अन्य ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल को, उम्मीद है लिख रहे होंगे आप लोग, वो क्या करता है? गर्म करता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, भले थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन
ये क्वेश्चन के पीछे जितना कॉन्सेप्ट था ना, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन के पीछे जितना कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अगर हम ऐसे करेंगे ना, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, ये तो हम मुश्किल से 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस कर देंगे। लेकिन आप ही बताइए, उससे आपका कोई फ़ायदा होगा? वो तो आप नोटबुक में भी कहीं पढ़ लीजिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझा के अगर एक बार बता दें, एक बार नोट बनवा दें, तो मजाल है, आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा पेपर में, कभी नहीं छोड़ पाइएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से फट से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब एक बात बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? अभी पहले इसी को समझ लेते हैं, भूमध्य रेखा क्या है। देखिए, भूमध्य मतलब भूमि के जो मध्य में है, ठीक है, इसको इक्वेटर भी कहते हैं, और ये भूमध्य रेखा है। देखिए, हम हर एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो भी बालक नए होंगे, जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, उसको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। इसलिए हम भूमध्य रेखा किसको कहते हैं ये सब भी बता रहे हैं। हालांकि ये ज्योग्राफी का ना बेसिक टर्म है, जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे उसको पता होगा। अभी क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, बहुत अधिक है। अब यहीं पे अगर हम देखें ऑप्शन, सॉरी, कथन 2 को पढ़ेंगे, ये तो कथन 1 है। कथन 1 ये कह रहा है ना, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर मतलब ध्रुव की तुलना में बहुत ज़्यादा मोटाई है। चलिए अभी कथन 2 पढ़ते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है? कथन 2 है, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धारा द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अभी हम पहले समझेंगे भूमध्य रेखा क्या है, क्षोभ मंडल क्या है और ध्रुव क्या है। ये 3 चीज़ पहले क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, हर छोटी छोटी बात को हम समझाते चल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको बिल्कुल से कुछ पता नहीं होगा, तो फिर वो क्या अलग नहीं जाएंगे ना पढ़ने, वो भी तो यहीं पे पढ़ेंगे। इसलिए जो जानते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ सिखा देंगे। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ये जो रेखा है, ये जो रेखा हम खींचे हैं ना, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। समझ गए? भूमि के मध्य, देखिए इसका और इसका दोनों के मध्य में है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, भूमध्य रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। अब क्या कहता है, क्षोभ मंडल। अभी देखिए, जैसे ये हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल अलग अलग जोन में बटा हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, ये सारे मंडल में बटे हुए हैं। ये सारा मंडल, जैसे अभी समताप मंडल वाला देखे, समताप मंडल में ओजोन गैस का लेयर है। ठीक है, तो ये सब ना, अगर ये पता नहीं है तो इसको ज्योग्राफी से आप एक बार पढ़िए। ठीक है, अगर हम इसके पीछे डिटेल पे जाने लगे ना, तो फिर बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, एक एक क्लास रहेगा आपका 2-3 घंटे का। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी क्लियर कीजिए। हम हालांकि यहाँ पे बेसिक बेसिक बात बताते जाएंगे आपको। ठीक है, जितने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, वो बता देंगे। तो देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे ऐसे मंडल का क्रम होता है। कभी कभी तो ये मंडल दे देगा, लगनी है क्लास आपका लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या करना है, कि यहीं पे क्लियर करवा दें सबको। जितने भी चीज़ पूछ रहा है, भूमध्य रेखा क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, ध्रुव क्या है, सब कुछ यहीं पे अगर क्लियर करवाना है तो वो भी बता दीजिएगा, या फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ऐसे डील करते हुए आगे बढ़ें, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, और ये यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी, ये तो 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री आपका। ठीक है, उससे आगे बढ़िएगा ना, ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम, ये भी नीचे नीचे भी ऐसे ही चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ लिख दें, ठीक है, 60 डिग्री ये नॉर्थ है। ठीक है, ये भी नॉर्थ ही है। और अभी इधर देखिए, ये 30 डिग्री साउथ, फिर ये 60 डिग्री साउथ, फिर उधर 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। तो पोल दोनों कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये साउथ में है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर इसको पढ़िए, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धारा द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है, इस वाली लाइन को। ठीक है, अभी कैसे वो समझते हैं। यहाँ पे आके दोनों हवा क्या होता है, मिलने लगता है। ये कोरियोलिसिस फोर्स के कारण ऐसा टर्न हुआ, और इधर से ये गया, इधर से ये गया। ठीक है, अब ये दोनों हवा जब मिलेगा ना, तो ये ऊपर तक उठ जाता है, एकदम ऊपर तक, यहाँ तक उठ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब एक बात बताइए, यही बोल रहा है ना, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल
संवहनीय धारा द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। कैसे ले गया अधिक ऊंचाई तक? क्योंकि यहाँ पे इधर से आने वाला भी हवा मिला, इधर से ये वाला भी हवा मिला, और दोनों हवा मिलके ज़्यादा ऊंचाई तक इसको उठा दिया। समझ गए ना? क्योंकि दोनों जब ऐसे, एक इधर से मिल रहा है और एक इधर से मिल रहा है, तो दोनों ऊपर उठेगा ना। तो ऐसे ही हवा उठा दिया है, बस, और कुछ नहीं है। वही चीज़ कह रहा है ना ये भूमध्य रेखा पर ये प्रबल संवहनीय धारा द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की तुलना में, ध्रुव की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब इसका मोटाई बोल रहा है कि बहुत अधिक है। अब एक बात बताइए, ये जो है इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव की तुलना में अधिक होती है। कैसे अधिक होती है? देखिए इसी के पीछे ये कॉन्सेप्ट भी छिपा है। जो चीज़, मानिए यहाँ पे समझिए, ये मानिए ये लाइन है, ठीक है, और हम कोई एक लाइन खींच रहे हैं यहाँ से, ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाला है 30 डिग्री साउथ वाला, दूसरा एक इधर से 30 डिग्री नॉर्थ वाला, ये नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला है, ठीक है, मानते हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये पूरा डब्बा इतना बड़ा ही है, ये पूरा डब्बा इतना बड़ा ही है, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे ये डब्बा में ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है? यहीं पे ना, यहीं पे उठा हुआ है ना। वही बात ये बोल रहा है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव की तुलना में अधिक होती है। क्यों नहीं अधिक होगा? ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पे तो हवा नीचे बैठता है ना, और हवा ऊपर यहीं पे उठता है ना। तो जहाँ पे ये ऊपर उठेगा वहीं पे मोटाई ज़्यादा होगा ना। समझ रहे हैं बात को? जहाँ पे हवा ऊपर उठा वहीं पे मोटाई ज़्यादा हुआ। तो वही चीज़ ये कह रहा है। समझिए इस लाइन को ना, अच्छे से समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को ना आराम से डील करेंगे। बोल रहा है भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। ये सही पूछ रहा है ना, यही तो सही पूछ रहा है। और ये देखिए इसी का विस्तार, ये क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धारा द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। दोनों तरफ से मिलेगा हवा तो कहाँ जाएगा? अधिक ऊंचाई तक जाएगा ना। सेम, दोनों एकदम एक दूसरे का साथ दे रहा है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? यूपीएससी का। और जितने भी क्वेश्चन है ना यूपीएससी में, चाहे वो सीडीएस, सीएपीएफ, जितने भी हैं, सबको ऐसे ही सोल्व करेंगे। भले आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है, तो उसके पीछे हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट बोलिएगा ना, एक वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा आप लोग कि कॉन्सेप्ट बताएं क्वेश्चन में या नहीं बताएं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बताने बोलिएगा तो हम बिल्कुल 30 से 50 मिनट में पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाला भी देखते जाइएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी लगा दिए हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ये सब पढ़िएगा और आराम से जो कॉन्सेप्ट हम समझाए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और लिखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यहाँ पे पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग, पायरोक्लास्टी बोलते हैं जिसको कि, एक बात बताइए, ये मलबा है। पायरोक्लास्टी क्या है? मलबा है। ये देखिए पायरोक्लास्टी डेब्रिज। ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करने के लिए बोल रहा है? उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद हैं? अब एक बात बताइए, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए हम पीवाईक्यू तो करेंगे ही, पीवाईक्यू में देखेंगे कि कैसा लॉजिक, कौन से क्वेश्चन में लॉजिक से सोल्व होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन अब यूपीएससी डालने लगा है, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक समझते हैं पहले, उसके बाद पहले लॉजिक से करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। लॉजिक देखिए, पहला एक बात बताइए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये कोई एक प्लेट है और एक प्लेट ये है। अब एक बात बताइए, प्लेट मान लीजिए ये ए है, ये वाला प्लेट ए है, जो चीज़ समझा रहे हैं ना उसको समझिए, और ये प्लेट बी है। पृथ्वी पे बहुत सारा तत्व, बहुत सारा मेटल, सब कुछ पाया जाता है, भरपूर मात्रा में रहता है। अगर ये प्लेट इसके अंदर गया, ठीक है, इसके अंदर गया, और जब ये पिघल गया तब ज्वालामुखी बना। अब ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो उसमें से विभिन्न प्रकार के गैस निकल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसमें से क्या हो सकता है? अलग अलग प्रकार के बहुत सारे गैस निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं बहुत सारे गैस?
क्योंकि उसमें ज़रूरी थोड़ी ना है सिर्फ नाइट्रोजन के ही यौगिक होंगे या सल्फर के ही यौगिक होंगे, क्योंकि पृथ्वी का एक प्लेट पिघल रहा है दोस्त। एक प्लेट पे ना जाने कितने ऐसे मेटल होंगे, कितने ऐसे यौगिक होंगे जिसको कि अभी तक वैज्ञानिक खोज भी नहीं पाया है। तो इसलिए जब ये पिघलेगा ना, तो क्या पता है कि हो सकता है उसमें सल्फर का यौगिक है, ठीक है, नाइट्रोजन का यौगिक भी है, और ये पायरोक्लास्ट डेबड़ी भी है, और राख और धूल तो है ही। तो कहने का मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना, जब भी देखिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। हमारे पृथ्वी पे अनलिमिटेड मात्रा में, ठीक है, ये सारे मेटल ना जाने कितने ऐसे हैं जिसको कि अभी तक वैज्ञानिक खोज भी नहीं पाया है। तो जब पृथ्वी पिघलेगा, ज्वालामुखी पिघलेगा, तो ये सब तो निकलेगा ही। तो इसलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सभी। समझ गए ना कैसे हुआ सभी? समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 मिनट पानी पी लेते हैं हम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले ना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये जनवरी के माह में समतापी रेखा, जिसको आइसोथर्म कहते हैं, यहाँ पे पढ़िए। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है आइसोथर्म मैप के लिए। अब हम देखते हैं आइसोथर्मल मैप है क्या, जनवरी के माह किसको कहते हैं, या फिर ये समताप रेखा, सब कुछ समझते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अगर हम देखेंगे, एक चीज़ पहले लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखिए। जमीन, जल्दी लिखिए। जमीन जल्दी गर्म, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का ना, यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। अभी देखिए ये जो लाइन लिखा है इसके पीछे रीजन क्या है। मानिए ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये ज़मीन का टुकड़ा है और ये पानी है, ठीक है। अब पानी के बहुत नीचे ज़मीन रहता है, यहाँ पे ज़मीन रहता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर सूर्य का किरण यहाँ से आया, सूर्य का किरण, मानिए सूर्य यहाँ पे आया, तो इसके नीचे ना ज़्यादा सूर्य का किरण नीचे नहीं धंस पाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं धंस पाएगा। क्यों नहीं धंस पाएगा? ये मिट्टी को खुरेद के ना बहुत ज़्यादा अंदर तक गर्म नहीं कर पाएगा सूर्य का किरण। वहीं पे जब ये पानी में पड़ता है ना, तो पानी में ये अंदर तक चला जाता है, ये अंदर तक गर्म कर देता है, ठीक है, ये अंदर तक गर्म कर देता है। इसलिए पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी लगता है इसको गर्म होने में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ना गर्म कर रहा है, ज़्यादा अंदर तक गर्म करेगा। तो ज़्यादा अंदर तक गर्म करेगा, ज़्यादा ऊष्मा लगेगा ना उसमें, इसलिए पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। जल्दी कौन सा गर्म होगा? ये, ठीक है, पृथ्वी। जबकि पानी क्या होता है? देर से गर्म होता है। क्यों देर से गर्म होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य का किरण जब पानी में प्रवेश करता है तो ज़्यादा अंदर तक चला जाता है, बिल्कुल ज़्यादा अंदर तक चला जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो इस कारण से पानी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, और जितना ज़्यादा टाइम लेगा गर्म होने में, उतना ज़्यादा पानी ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी को ठंडा होना है। और ज़मीन में तो इतना कम ही, मान लीजिए ये 1 मीटर 2 मीटर तक गर्म किया तो 2 ही मीटर इसको ठंडा होना पड़ेगा ना, जबकि इसको 100 मीटर तक ठंडा होना पड़ेगा। इसलिए ज़मीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है। ये सबको लिख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझिए आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे था कॉन्सेप्ट पे। अब क्वेश्चन 1 सेकेंड का नहीं बचा है। चलिए देखते हैं कैसे इसको मिटा दें। आप लोग लिख लिए, जस्ट वेट 1 मिनट, इसको मिटाते हैं। लिखते जाइए आप लोग, एक कॉपी बनाइए PYQ का, वहाँ पे 40,000 प्लस क्वेश्चन का एक कॉपी बनाइए, ठीक है।
40,000 प्लस क्वेश्चन का एक कॉपी बनाइए, जितना कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बताते हैं उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है उसको नोट कीजिए, बाकी जो आंसर होता है। और ये क्वेश्चन तो नेट पे है ही, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो PYQ ये UPSC के वेबसाइट पे है ही, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है समताप रेखा, अभी दिखाते हैं समताप रेखा किसको कहते हैं। समताप रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है समताप रेखा जो है, समताप मतलब क्या, एक जैसा ताप, सम मतलब बराबर ताप। मान लीजिए ऐसा रेखा, ऐसा हालांकि होता नहीं है, ये रेखा ऐसे टेढ़ा रहता है, ऐसे रहता है, वो अभी दिखाएंगे। मान लीजिए समताप रेखा ऐसा है, ठीक है, एकदम बराबर, तो ये क्या है, समताप, ठीक है, समताप। हालांकि ये ओरिजिनल ये होता है, ऐसे रहता है ओरिजिनल। हम एक चीज़ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि समताप मतलब बराबर ताप, समझ गए। अभी देखिए अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है कि समताप रेखा जो है, समताप रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती है। कब विचलित होती है, जनवरी के माह में। ये जनवरी, इसको पढ़िए, ऊपर पे ना हेडिंग डाल रखा है, ये जनवरी के माह में, ठीक है। जनवरी के माह में समतापी रेखा मानचित्र, जिसको आइसोथर्मल मैप कहते हैं, से कौन सा निष्कर्ष सही है। और यहाँ पे 2 विकल्प दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक तरफ हम बना देते हैं जमीन, एक तरफ यहाँ पे लिख दीजिए जनवरी, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं जुलाई। तो आप लोग एक बात बता सकते हैं हमको कि ठंडी अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें और दक्षिणी गोलार्ध में, हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा भूमि है ही नहीं, भूमि अगर ज़्यादा देखेंगे ना आप लोग, मैप देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा भूमि है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम भूमि है। तो इसलिए ना हम उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से चलते हैं, और यहाँ पे भी वही बोल रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं समताप रेखा महासागर के ऊपर, एक बगल हम बना देते हैं महासागर, ठीक है, ये महासागर है, मान लीजिए महासागर है, और दूसरा बगल बना देते हैं हम, ये मान लीजिए महाद्वीप है, या इधर बना दे क्या, इधर बना देते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बनाते हैं महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप पे एक पैर लगा दिए, लीजिए। अब एक बात बताइए, ये क्या है, महासागर है, महासागर। अभी समताप रेखा क्या कह रहा है, समताप रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर, महासागर के ऊपर उत्तर की ओर, मतलब उत्तर किधर होता है, यह इधर ना, ऊपर ऊपर इधर। अच्छा इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से। ये जनवरी का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये किसका बात कर रहा है, जनवरी का। अगर दूसरे महीने का बात करें ना फिर अलग हो जाएगा। देखिए जनवरी के टाइम पे बोलता है ये उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर कर दिए ना, यहाँ से उत्तर की ओर किए है ना। अगर दक्षिण की ओर बोलता तो नीचे कर देते। और फिर वही क्या कह रहा है, महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर, महाद्वीप पे जब जाएगा ना तो महाद्वीप के ऊपर देखिए दक्षिण की ओर, ये नीचे ले आए ना, नीचे आ गया। ये कैसे नीचे आया, देखिए अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें तो इसका यहाँ पे आता है कुछ, ठीक है, इसके नीचे ही है ना, ये यहाँ पे आ गया है। तो यही बोल रहा है कि समताप रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर कब, जनवरी के महीना में। अब एक बात बताइए आप लोग, जनवरी में ठंडी पड़ता है या गर्मी उत्तरी गोलार्ध में, आप लोग को पता होगा उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीना में। अच्छा आपको अगर ऐसा नहीं लगता है ना तो भारत से तुलना कर लीजिए, भारत में बताइए क्या पड़ता है जनवरी में, जनवरी फरवरी में जब ठंडी पड़ता है ना, फिर होली आता है, याद आया, तो जनवरी के महीना में पड़ता है ठंडी। और एक बात बताइए, ठंडी में टाइम पे क्या हो जाएगा, भूमि ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे जल, क्योंकि क्या होगा, जल जो है ठंडी के दिन में देर से गर्म और देर से ठंडा होगा, और उसके तुलना में भूमि जल्दी ठंडा हो जाएगा ना। तो जो ऊपर ऐसे समताप रेखा एक जैसा ये लाइन है, इसको मिलाने के लिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, महासागर के ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर, और वहीं महाद्वीप पर आएगा तो ये दक्षिण की ओर, मतलब इधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, मिलेगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैनेज करना होता है तापमान को,
जैसे यहाँ पे मानिए यहाँ पे ज़्यादा गर्म है, ये लाइन पे ज़्यादा गर्म है, तो इसको मैनेज करने के लिए ये ऊपर उठ जाता है। हो गया गलत और ये हो गया सही, तो ऑप्शन केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो देश विश्व के सबसे बड़े कोको उत्पादन के रूप में विख्यात है। तो कोको उत्पादक के रूप में कोटे डी आइवर और घाना ये विख्यात है, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या है, विख्यात है। कोटे डी आइवर और घाना क्या है, विख्यात है। यहाँ पे क्या होता है पता है, दुनिया के एक है ना, तो 60% उत्पादित ये अकेला कर देता है, यही दोनों देश। ये प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। लगभग 60% के आसपास ये दोनों देश क्या करता है, उत्पादन करता है कोको का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लगभग 60% का उत्पादन ये कोटे डी आइवर और घाना ये दोनों मिलके करता है। ठीक है, और एशिया में सबसे ज़्यादा कौन करता है, ये तो विश्व में है ना। अगर हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दें, यहाँ पे चलिए एक लाइन और ऐड करते हैं, यहीं पे लिखिए एशिया में, अगर क्वेश्चन क्या पता पूछ ले, एशिया में सबसे ज़्यादा कोको उत्पादन कौन करता है, इंडोनेशिया। ठीक है, लिख लीजिए आराम से, इंडोनेशिया। यहाँ पे तो विश्व का पूछ रहा था ना, विश्व का पूछ रहा था कि दो सबसे बड़े कौन सा, ये कोटे डी आइवर। और हम तो भारत के आसपास रहते हैं, भारत में रहते हैं, आसपास नहीं, हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तानी नहीं है हम, तो भारत में ही है। तो फिर एशिया का भी पूछ सकता है ना कभी कि एशिया का बताओ, एशिया में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो इंडोनेशिया करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर हम एक चीज़ देखें इसके बारे में ना, थोड़ा सा ये सब देख लेते हैं, टेम्परेचर कितना होता है ये सब। ये कोको जो है, लिखिए कोको, कॉफ़ी पिए हैं ना, इसी का वो चॉकलेट वॉकलेट भी एक आता है अभी। इसका सर्वप्रथम जो है ना, ये मध्य अमेरिका में खेती की गई थी। इसका खेती सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, कुछ भी पूछ सकता है ना कि ये बताओ, या इसका खेती वो पूछ ले, इसका खेती हो सकता है दे दे उधर रसिया की तरफ। तो आप लोग को पता है, इधर इधर खींचिएगा उसको, लिखिएगा नहीं, ये मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका में इसकी खेती सबसे पहले हुई थी। ठीक है, मध्य अमेरिका में क्या हुआ था, इसका खेती सबसे पहला हुआ। ठीक है, अच्छा, इसकी खेती जब करते हैं ना, तो तापमान मतलब टी, टेम्परेचर, अब ज़्यादा तापमान लिखिएगा इतना टाइम लगेगा, टी दे दीजिए। तापमान कितना, 15 डिग्री से लेके 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ही तापमान लगता है। और जहाँ पे ना मतलब 10 डिग्री कम से कम इसको लगना ही चाहिए, इससे कम होगा तो ये खराब हो जाएगा। और पूरे वर्ष क्या चाहिए इसको, उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूरे वर्ष लिख सकते हैं यहाँ पे, पूरे वर्ष क्या हो सकता है, उच्च आर्द्रता, उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम सिर्फ कोको पढ़ रहे थे, और कोको के ये सब भी देख लिए, एशिया वाला भी देख लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कोको एशिया, और यहाँ पे लाइन लगा के लिख सकते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, तो मतलब कोको सबसे ज़्यादा एशिया में कहाँ होता है, इंडोनेशिया में। ऐसा थोड़ा शॉर्ट में लिखिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा लिखाएंगे नहीं, अब शॉर्ट में लिखाएंगे। शॉर्ट में लिखिए, ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गया आज का, यहीं पे छोड़ दें क्लास क्या, ऐसे क्वेश्चन कितना है, अच्छा क्वेश्चन तो बहुत सारा लगा पड़ा है। चलिए आज का क्लास ना यहीं पे रखते हैं, आज थोड़ा सा ना छोटा ही क्लास रखते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, क्या हम क्वेश्चन को थोड़ा कम डिटेल से डील करें या फिर कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीप में ले जाएं, क्या करना है आप लोग बताइएगा। आप लोग का जैसा सुझाव रहेगा हम उसी अकॉर्डिंग PYQ करवाएंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा ना कि थोड़ा सा कम ही डिटेल में जाइए, थोड़ा सा कम डीप रिसर्च करके ऐसा बताइए, तो हम वो करेंगे। आप लोग बोलिएगा कि नहीं भैया थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस कीजिए, तो हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आप लोग का कमेंट जैसा रहेगा हम वैसा ही करेंगे। चलिए
आप लोग पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए। भले यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किया, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट और सब मिलाएंगे ना, कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, ये सब कुछ आप नोट कीजिएगा ना, सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तब पता चलेगा कि हम क्या करवा रहे हैं। ठीक है, आग लगा देंगे आग। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। और जैसे ये ख़त्म होगा ना, इसके तुरंत बाद CDS का शुरू करेंगे। ये ख़त्म अगर हुआ यूपीएससी का पूरा, यूपीएससी 2024 से लेके हम तो सोच रहे हैं कि 1997 के आगे भी मिले ना, वो भी सोल्व करवा देंगे। हालांकि 1997 तक का है मेरे पास, तो इसको सोल्व करवाएंगे। उसके बाद फिर CDS उठाएंगे, फिर CAPF। अगर इस बीच में कोई बोलिएगा कि नहीं भैया थोड़ा CDS भी चलने दीजिए बीच में, तो बीच में ये भी चलने देंगे, टेंशन नहीं है। जैसा आप लोग बोलिएगा, आप लोग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, महिला जो भी है, उनका इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए और खुद स्वस्थ रहिए और देश के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।